हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा वेव ऑप्टिक, मतलब तरंग प्रकाशिकी। और इस यूनिट में आए हुए उन सवालों के बारे में अपन बात करने वाले हैं जो आरपीएससी ने ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम में पूछे हैं। और हाँ, आज बसंत पंचमी का दिन है, तो आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपने मकसद में कामयाब हो और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। चलो ठीक है, तो अब देखते हैं कि किस तरीके के सवाल वहां पूछे गए हैं और इनके सही जवाब क्या हैं। आओ मेरे साथ इस सवाल को देखिए आप। ये सवाल वास्तव में 2011 में पूछा गया सवाल है। पढ़िए सवाल को। अच्छा, इस चैप्टर की एक खास बात और बताऊं मैं। इस यूनिट की खास बात यह है कि यहां इस यूनिट को लेकर के जो सवाल पूछे गए हैं वो ज्यादातर सवाल वाईडीएसी, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और पोलराइजेशन मतलब ध्रुवण को लेकर के पूछे गए हैं। तो एक आइडिया अपन को ये लगा लेना होगा कि वास्तव में इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो एक तो इंटरफेरेंस यानी कि वाईडीएसी और एक पोलराइजेशन। वैसे मैं इस चैप्टर को लेकर के 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट बताता हूं और वो 4 टॉपिक ही आपको याद रखने हैं। पहला इंटरफेरेंस जिसमें वाईडीएसी आता है, दूसरा डाइफ्रैक्शन यानी कि विवर्तन, तीसरा ध्रुवण यानी कि पोलराइजेशन और चौथा है विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता। बिल्कुल पूरी यूनिट में ये 4 टॉपिक है जहां से वो सवाल पूछता है। और मैं बात करूं फिर एक बार ग्रेड सेकंड वालों के लिए, तो आपके 2025 में इस यूनिट को लेकर के 4 सवाल पूछे गए हैं। बिल्कुल आप पेपर जाके देखना। चलो आओ पहले अपन इस सवाल की बात करते हैं। यंग के द्विस्लिट प्रयोग के जैसे ही एक प्रयोग में, मतलब YDSE यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यहां से पूछा गया ये सवाल। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिटों की दूरी 0.8 mm तथा ये लैम्डा बराबर 5.9 गुणा 10 की पावर -7 मीटर की एक वर्णीय प्रकाश से प्रदीप्त होती है। स्लिटों से 0.50 मीटर दूरी पर व्यतिकरण फ्रिंजों को देखा जाता है। उत्तरोत्तर दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी क्या होगी? तो ध्यान से सुनिए। उत्तरोत्तर दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी मतलब हमसे फ्रिंज चौड़ाई का मान पूछा है। और जब अपन व्यतिकरण पढ़ते हैं, वाईडीएससी पढ़ते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए कि फ्रिंज चौड़ाई का मान, चाहे वो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई हो चाहे अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई हो, दोनों का मान बराबर होता है। और फ्रिंज चौड़ाई का जो सूत्र होता है वो लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी होता है। जहां लैम्डा वेवलेंथ मतलब तरंगदैर्ध्य है और ये कैपिटल डी स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी है और स्मॉल डी स्लिटों के बीच की दूरी है। मतलब अगर अपन यहां देखें तो लैम्डा की वैल्यू है 5.9 इंटू टेंस टू पावर -7 मीटर। स्मॉल डी की मैं बात करूं तो 0.8 mm मतलब 0.8 गुणा 10 की पावर -3 मीटर। और अगर कैपिटल डी की बात करें तो 0.5 मीटर। और ये वैल्यू आप यहां पुट करो, मतलब 5.9 इंटू टेंस टू पावर -7, कैपिटल डी 0.5 और स्मॉल डी है 0.8 इंटू टेंस टू पावर -3। यकीन करो जब आप सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3.7 इंटू टेंस टू पावर -4 मीटर। और इसे आप कह सकते हो 0.37 इंटू टेंस टू पावर -3 मीटर, और आप कह सकते हो 0.37 मिलीमीटर। और इसका सही आंसर होगा सेकंड वाला। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी।
बस हमें फ्रिंज चौड़ाई का मान पता होना चाहिए, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और आंसर प्राप्त करना है। आगे बढ़ो। ये सवाल भी आरपीएससी द्वारा 2011 में पूछा गया है। आपके लिए मैंने डायग्राम भी बनाया है, पहले आप सवाल पढ़िए। जब दो ध्रुवक प्लेटों के अक्ष परस्पर समांतर हैं तब उनके पारगमित प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। किसी प्लेट के अक्ष को कितना घुमाया जाए कि पारगमित प्रकाश की तीव्रता आधी रह जाए। मतलब पोलराइजेशन ध्रुवण को लेकर के पूछा गया ये सवाल, मेलेस के नियम को लेकर के पूछा गया ये सवाल। मैं अक्सर बोलता हूं कि ध्रुवण में से एक सवाल पक्का आता है, या तो फिर वो मेलेस के नियम को लेकर के पूछेगा या ब्रूस्टर के नियम को लेकर के पूछेगा। और ग्रेड फर्स्ट के ये जो एग्जाम अब तक लगे हैं उनमें ज्यादातर मेलेस के नियम पे पूछा है, और हां ब्रूस्टर के नियम पे भी 2018 में एक सवाल पूछा गया था। चलो अपन बात कर ही लेंगे वो तो। फिलहाल इस डायग्राम को देखो और पोलराइजेशन की एक जो बारीकियां हैं वो समझो। पहली बात तो ये, पोलराइजेशन आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, मेलेस का नियम आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। पढ़ा हुआ है उसके बाद मेरे को समझाने में थोड़ा ठीक लगेगा, मेरे लिए आसानी रहेगी, इन सवाल को समझाने में आसानी रहेगी। पढ़ा हुआ नहीं है तो फिर आप ध्यान से सुनो। देखो ये अध्रुवित प्रकाश है, अभी इसकी तीव्रता आप कुछ ना लिखो, ये अध्रुवित प्रकाश है। जब एक पोलरॉइड पर आपतित होता है तो फिर ये ध्रुवित प्रकाश में बदल जाता है। फिर ये दूसरा पोलरॉइड और रखा गया है और इनके बीच का जो ये कोण है, इनकी एक्सिस के बीच का जो कोण है वो थीटा है। पोलरॉइड ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की एक युक्ति होती है जिसके द्वारा हम अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदल सकते हैं। खैर वो सारी चीजें आज बात नहीं करेंगे अपन, पर आप यहां देखो, मैं मेलेस के नियम के पास में लेके चलता हूं आपको। देखो ये अध्रुवित प्रकाश है, मान लो इसकी तीव्रता का मान आई नोट है। जैसे ही P1 से पास होता है ये प्रकाश, ये ध्रुवित प्रकाश में बदल जाता है और इसकी जो इंटेंसिटी है वो आई नोट रह जाती है, मतलब आधी रह जाएगी। और जब ये इस दूसरे पोलरॉइड P2 से जो निर्गत तीव्रता है, निर्गत तीव्रता है, वास्तव में इसका सूत्र ये होता है, मतलब निर्गत तीव्रता I बराबर आई नोट कॉस स्क्वायर और थीटा। आप थीटा कहो, इनके बीच का अगर एंगल फाई है तो आप फाई भी कह सकते हो। ये सूत्र हमें पता होना चाहिए और ये सूत्र ही मेलेस का नियम कहलाता है, यूं समझो। मतलब जब कोई अध्रुवित प्रकाश पोलरॉइड P1 और P2 से पास होता है तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता का मान, निर्गत प्रकाश की तीव्रता कॉस स्क्वायर थीटा के समानुपाती होती है। थीटा यहां P1 और P2 के बीच का कोण होता है। फिर I बराबर आई नोट कॉस स्क्वायर थीटा। ये आई नोट क्या है, यहां आई नोट निर्गत प्रकाश की तीव्रता का ज्यादा से ज्यादा मान, और निर्गत प्रकाश की तीव्रता का ज्यादा से ज्यादा मान वो होता है जो तीव्रता हमें यहां मिलती है। मतलब P2 पर आपतित तीव्रता ही निर्गत तीव्रता का ज्यादा से ज्यादा मान होता है, यह हमें पता होना चाहिए। ठीक, और यह बात हमें देखो आती भी होगी, फिर भी मैं आपको ये बात बता रहा हूं क्योंकि आप इतनी लापरवाही से ना पढ़े इसे, यहां गलती होने की पूरी पूरी संभावना होती है। एग्जामिनर जानता है कि हम गलती कहां करते हैं। आओ देखो, इस टॉपिक को लेकर के यहां 4-5 सवाल हैं, इसलिए ये डायग्राम भी समझना जरूरी है, इन सब बातों को समझना भी बहुत जरूरी है। तो फिलहाल अगर मैं मेलेस के नियम की बात करूं तो निर्गत तीव्रता बराबर आई नोट कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा यहां P1 और P2 के बीच का कोण है, और आई नोट के लिए क्या बोला मैंने, निर्गत तीव्रता का ज्यादा से ज्यादा मान या फिर P2 पर आपतित तीव्रता का मान, ये आई नोट है। अब सुनो, अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता आपने 2 आई नोट ली है, तो यहां तीव्रता आई नोट मिलेगी और फिर मेलेस के नियम का सूत्र ये बनेगा। एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं, मान लो कि यहां तीव्रता का मान आई नोट ही है,
मतलब अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता आई नोट है। तो देखो मेलेस का सूत्र कैसे बनने वाला है, ये आई नोट है तो यहां ये आई नोट बाई 2 होगा, यहां ये आई नोट बाई 2 होगा, और फिर निर्गत तीव्रता का मान यहां देखिए आई नोट नहीं लिखना है, यहां आई नोट बाई 2 और यहां भी आई नोट बाई 2 ऐसा कुछ लिखना होगा हमें। और आई नोट क्या है यहां, अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता। तो कई बार तो हमें देखो क्या कहता है वो, यहां निर्गत तीव्रता का ज्यादा से ज्यादा मान आई नोट बोल देता है, कभी अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता आई नोट बोलता है। अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता अगर आई नोट है तो मेलेस के नियम का सूत्र यह बनने वाला है, और अगर अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता 2 आई नोट है तो वो सूत्र बनेगा जो थोड़ी देर पहले अपन सॉल्व कर चुके हैं। मतलब अगर ये 2 आई नोट है तो ये आई नोट होगा, और मेलेस का सूत्र बनेगा आई नोट कॉस स्क्वायर थीटा, आई नोट कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस सवाल को पढ़ो। अब तक तो मैंने ये बताया है कि भाई मेलेस का नियम कहना क्या चाहता है, और मेलेस का नियम ये कहता है कि जब कोई अध्रुवित प्रकाश पोलरोइड P1 और P2 जिसको ध्रुवक और विश्लेषक कहते हैं, मतलब पोलराइजर और एनालाइजर कहते हैं, तो जब कोई अध्रुवित प्रकाश अनपोलराइज्ड लाइट ध्रुवक और विश्लेषक से पास होती है तो निर्गत तीव्रता का मान हमें कुछ ऐसा प्राप्त होता है, और यहां आई नोट निर्गत तीव्रता का ज्यादा से ज्यादा मान या फिर P2 पर आपतित तीव्रता का मान। तो P2 पर आपतित तीव्रता आई नोट है तो यहां से निर्गत तीव्रता का ज्यादा से ज्यादा मान भी आई नोट होगा। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको पहले से भी आती होंगी। अब आइए आप इस सवाल के बारे में बात करते हैं। जब दो ध्रुवक प्लेटों के अक्ष परस्पर समांतर हैं तब उनकी पारगमित प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। किसी प्लेट के अक्ष को कितना घुमाया जाए कि पारगमित प्रकाश की तीव्रता आधी रह जाए। तो सूत्र आपके सामने है, आंसर आ जाएगा। आओ देखो, मेलेस के नियम अनुसार I बराबर आई नोट कॉस स्क्वायर थीटा, यहां I के लिए क्या कह रहा है, निर्गत तीव्रता का मान जो मैक्सिमम तीव्रता है उसकी आधी रह जाए तो आई नोट बाई 2, यहां ये आई नोट, फिर ये कॉस स्क्वायर थीटा, आई नोट से आई नोट कैंसिल हो जाएगा। यकीन करिए यहां कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2 आएगा और थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आएगा, और यही हमारा आंसर होगा, और इसका आंसर सेकंड होगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पे और अपन ज्यादा टाइम नहीं लेने वाले हैं। अब इस सवाल को देखो, ये सवाल YDSC को लेकर के पूछा गया है, और ये सवाल 2013 में पूछा गया है। सवाल पढ़िए आप। व्यतिकरण प्रयोग में 600 नैनोमीटर का प्रकाश प्रयुक्त करने पर पर्दे पर 10 फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। यदि 400 नैनोमीटर का प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है तो उसी पर्दे पर कितनी फ्रिंजें प्राप्त होंगी। YDSC को लेकर के पूछा गया ये सवाल। बस अपन को एक सूत्र पता होना चाहिए, और सूत्र है n1 λ1 बराबर n2 λ2, समीकरण नंबर 1। यहां देखो n1 हमें दे रखा है, λ1 भी हमें दे रखा है, λ2 भी हमें दे रखा है, और कितने फ्रिंजें प्राप्त होंगी मतलब n2 अपन से पूछ रहा है। बस वैल्यू पुट करो, आंसर प्राप्त करो। n1 यहां 10, λ1 600 नैनोमीटर, आप इसको नैनोमीटर ही रहने दो, n2 अपन से पूछ रहा है, और λ2 ये भी 400 नैनोमीटर है, इसीलिए नैनोमीटर को मीटर में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप काटा पीटी करिए, 00 से 00 कैंसिल, n2 इक्वल टू ये 60/4 बराबर 15, और यही इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ो। ये सवाल 2013 में पूछा गया, ये सवाल ध्रुवण को लेकर के पूछा गया ये सवाल। ये सवाल सेम वैसा ही है जैसा 2011 में पूछा गया था। आओ देखो, दो ध्रुवक सीटों
कि ध्रुवण दिशाएं समांतर हैं और परिणाम स्वरूप निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है, जो बिल्कुल होनी चाहिए। एक सीट को इस प्रकार घुमाया जाता है कि तीव्रता आधी रह जाती है, तो निम्न में से सही घुमाव कोण क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले अपन सोल्व करके आए हैं, एक बार और सोल्व कर लेते हैं। मेलस के नियम अनुसार निर्गत तीव्रता बराबर आई नोट कॉस स्क्वायर थीटा। सवाल के अनुसार आई की वैल्यू है आई नोट बाई 2, वही आई नोट कॉस स्क्वायर थीटा। आई नोट से आई नोट कैंसिल, यकीन करिए वही कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2 और थीटा की वैल्यू 45। अरे मतलब डाटा भी चेंज नहीं है भाई, आंसर वहां भी 45 डिग्री, यहां भी 45 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ो। अब इस सवाल को देखो, ये सवाल आरपीएससी द्वारा 2015 में पूछा गया है और वही पोलराइजेशन को लेकर के, मेलस के नियम को लेकर के पूछा गया ये सवाल है। पढ़ो इसे। दो ध्रुवक इस प्रकार रखें कि इनके अक्ष एक दूसरे से 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। यदि इस ध्रुवक के निकाय पर अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है, तो आपतित प्रकाश का पारगमित अंश क्या होगा? आइए करते हैं बात। अभी थोड़ी देर पहले जो अपन डायग्राम बना के आए हैं और डायग्राम को लेकर के हमने जितनी बातें की हैं वो सब आज काम आने वाली हैं। आओ देखो, एक ध्रुवक ये P1, ये P1 और दूसरा ध्रुवक है ये, इसे कहिए आप P2 और इनके बीच का ये एंगल है थीटा और थीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो 30 डिग्री है। कहता है इन पर कोई अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है। मान लो यहां तीव्रता आई नोट है, तो P1 से पास होने के बाद तीव्रता क्या होगी? आई नोट बाई 2। अभी अपन पढ़ के आए हैं। तो मेलस के नियम अनुसार यहां निर्गत तीव्रता का मान आई नोट कॉस स्क्वायर थीटा मत कर देना, बल्कि आई नोट की जगह आई नोट बाई 2 आएगा, क्योंकि यहां जो तीव्रता होती है वो तीव्रता P2 पर आपतित तीव्रता का मान या फिर P2 से निर्गत तीव्रता का ज्यादा से ज्यादा मान होता है। तो अगर अपन ने इसको आई नोट बोला है तो ये आई नोट बाई 2 होगा और मेलस के नियम अनुसार ये सूत्र बनेगा। ठीक है, बस आप सोल्व कर लो। आई इक्वल टू आई नोट बाई 2 कॉस स्क्वायर और ये 30 डिग्री, आई नोट बाई 2 कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 और फिर इसका होल स्क्वायर। यकीन करिए इसका आंसर आएगा 3/8 और आई नोट। तो कौन सा अंश पारगमित हो रहा है? 3/8 भाग, और यही इसका सही आंसर होगा। अब इस सवाल को देखो, यह सवाल एक बार फिर YDSE को लेकर के पूछा गया है और आरपीएससी द्वारा 2015 में पूछा गया ये सवाल। सवाल पढ़िए। एक द्विस्लिट प्रयोग में व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली प्रत्येक तरंग की तीव्रता आई नोट है। परिणामी तीव्रता होगी और तरंगों के मध्य कलांतर फाई है। भाई सीधा सीधा याद होना चाहिए, इसका आंसर आएगा 4 आई नोट कॉस स्क्वायर 5/2। चलो मैं थोड़ा सा अगर हिंट दूं तो वास्तव में YDSE में जो परिणामी तीव्रता का सूत्र होता है वो है I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 इसका रूट और ये कॉस फाई। यहां I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू आई नोट हो तो सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आएगा आई नोट इक्वल टू 4 आई नोट कॉस स्क्वायर 5/2 और इसका सही आंसर वास्तव में ये तीसरा होगा। और मैं तो ये कहता हूं कि वास्तव में इस सूत्र को, अब ये सूत्र हमारे लिए रटा हुआ होना चाहिए, MTR होना चाहिए, अंगुलियों पर होना चाहिए। बात ये है तो हमारा टाइम बचेगा, आगे भी हमें ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। आगे बढ़ो। ये सवाल वास्तव में आरपीएससी द्वारा 2018 में पूछा गया था। पढ़िए सवाल को एक बार, देखो फिर वापस वही YDSE को लेकर के पूछा गया सवाल। यंग द्विस्लिट प्रयोग में यदि पर्दे को स्लिटों के तल से दूर सरकाया जाए तो कोणीय फ्रिंज चौड़ाई घटेगी, बढ़ेगी, नियत रहेगी, पहले बढ़ेगी और फिर घटेगी।
फ्रिंज चौड़ाई नहीं पूछ रहा है, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई पूछ रहा है। मतलब देखो दो बातें होती हैं, एक तो है फ्रिंज की रेखीय चौड़ाई, एक तो है फ्रिंज की रेखीय चौड़ाई जिसे अपन कहते हैं बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, ये तो होती है रेखीय चौड़ाई। और एक होती है कोणीय चौड़ाई जिसे अपन थीटा कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। और काम की बात ये कि कोणीय चौड़ाई का मान कैपिटल डी पर निर्भर नहीं करता। और कैपिटल डी क्या है यहां? कैपिटल डी है यहां पर्दे और स्लिट के बीच की दूरी। मतलब थीटा का मान डी पे डिपेंड नहीं करता। यहां कैपिटल डी क्या है? यहां कैपिटल डी स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी है। तो स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी का मान अगर अपन बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिए, तो रेखीय चौड़ाई तो बढ़ेगी लेकिन कोणीय चौड़ाई को फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कैपिटल डी का मान बढ़ाने पर फ्रिंज चौड़ाई बढ़ेगी लेकिन फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई का मान नियत ही रहेगा। और इसका सही आंसर होगा तीसरा। अब इस सवाल को देखो, यह सवाल आरपीएससी द्वारा 2015 में पूछा जा चुका है। और सवाल क्या है पढ़िए। जब किसी पदार्थ पर आपतित कोण 60 डिग्री है तो परावर्तित प्रकाश पूर्ण ध्रुवित होता है। पदार्थ के अंदर अपवर्तित किरण का वेग मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। इस सवाल को एक बार और मैं समझा देता हूं, डायग्राम आपके लिए बनाया है। वास्तव में ये सवाल एक बार फिर ध्रुवण वाले टॉपिक से पूछा गया है, पर आज मेलेस के नियम पे नहीं, आज ब्रूस्टर नियम पे पूछा गया सवाल है। आओ देखो, ये कहता है कि जब कोई अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम जिसका अपवर्तनांक म्यू है पर आपतित होता है तो परावर्तित प्रकाश ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है और आपतन कोण का मान यहां 60 डिग्री है। तो अपवर्तित किरण का वेग क्या होगा? इस पारदर्शी माध्यम में इस अपवर्तित किरण का वेग क्या होगा, यह बात पूछ रहा है। तो हमें यहां इस माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना होगा। अगर ये अपवर्तनांक हमें पता लग जाए तो फिर इस माध्यम में अपन प्रकाश की चाल ज्ञात कर सकते हैं। और म्यू ज्ञात करने के लिए, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्ञात करने के लिए हमें ब्रूस्टर का नियम आना चाहिए। और ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है वो और बता दूं। जब कोई अध्रुवित प्रकाश एक निश्चित कोण पर, जिसे अपन ब्रूस्टर कोण कहते हैं या ध्रुवण कोण कहते हैं, पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित हो जाती है। और ऐसे केस में इस ध्रुवण कोण का मान tan IP बराबर म्यू होता है। और म्यू है इस दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। ओके, तो यहां अपन देख पा रहे हैं कि ये tan 60 डिग्री और फिर ये म्यू। तो जहां तक अपन देख पा रहे हैं म्यू की वैल्यू आ गई √3। अब हमें इस माध्यम में प्रकाश की चाल चाहिए। तो देखो म्यू का मान अपने पास आ चुका है, म्यू का मान अपने पास में आ चुका है। तो अपन माध्यम में प्रकाश की चाल कैसे ज्ञात करते हैं? माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन अपवर्तनांक। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और माध्यम का अपवर्तनांक है √3। सॉल्व करने पर आएगा √3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और यही हमारा आंसर होगा और हमारा आंसर तीसरा होगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आपको ये ब्रूस्टर का नियम, ये सारी बातें आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि वो सवाल यहां से और भी बदल बदल के अपने अंदाज में पेश कर देगा। ठीक है, और सुनो, जब कोई अध्रुवित प्रकाश ध्रुवण कोण या ब्रूस्टर कोण पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश समतल ध्रुवित हो जाता है, लेकिन अपवर्तित प्रकाश आंशिक ध्रुवित होता है। और परावर्तित और अपवर्तित प्रकाश किरणों के मध्य का कोण 90 डिग्री होता है। ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। इस बात को लेकर के भी हमसे वो सवाल पूछ सकता है, बिल्कुल। ओके, जैसे वो यहां दे देगा कि ये θ1 है, ये θ2 है, बताओ θ1 और θ2 में क्या रिलेशन होगा? तो यकीन करो यहां θ1 + θ2 90 डिग्री होगा। यहां कोई θ1 दे देगा, θ2 पूछ लेगा। इस प्रकार की वो अपन से बात कर सकता है, सवाल पूछ सकता है। जैसे मैं इसी सवाल की बात करूं, अगर ये 60 डिग्री है
तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो आज यहाँ थीटा 2 की वैल्यू अगर पूछता तो कितना होता, 30 डिग्री होता। तो मतलब ये छोटी छोटी बातें भी हमें पता होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ो। अब इस सवाल को देखो, ये सवाल 2022 में पूछा गया था और ये सवाल भी एक बार फिर YDSC को लेकर के पूछा गया है। सवाल क्या है, पढ़िए। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिटों के मध्य पार्थक्य मतलब दूरी स्मॉल डी है तथा पर्दा स्लिटों से कैपिटल डी दूरी पर है। कैपिटल डी स्मॉल डी से बहुत अधिक है तथा लैम्डा प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है। पर्दे पर प्रति एकांक चौड़ाई चमकीली फ्रिंजों की संख्या क्या होगी? प्रति एकांक चौड़ाई पर फ्रिंजों की संख्या पूछ रहा है। बड़ा अजीब और बड़ा अच्छा सवाल है। मतलब एकांक दूरी में फ्रिंजों की संख्या पूछ रहा है। आओ देखो, फ्रिंज चौड़ाई का मान होगा बीटा बराबर लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, समीकरण नंबर 1। पर हमसे ये फ्रिंज चौड़ाई नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है प्रति एकांक चौड़ाई में फ्रिंजों की संख्या। तो सुनना, अगर चौड़ाई का मान बीटा है तो फ्रिंजों की संख्या है 1। ध्यान दीजिए, इतने चौड़ाई में फ्रिंजों की संख्या है 1 क्योंकि ये एक फ्रिंज की चौड़ाई है, इसीलिए एकांक चौड़ाई में फ्रिंजों की संख्या 1 अपॉन बीटा। और जब आप ये वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आएगा डी अपॉन लैम्डा और कैपिटल डी, और यही हमारा आंसर होगा। और इसका सही आंसर वास्तव में तीसरा होगा। बात को समझिए, ये एक फ्रिंज की चौड़ाई है, मतलब इतने चौड़ाई में फ्रिंजों की संख्या होगी 1, तो एकांक चौड़ाई में फ्रिंजों की संख्या 1 बटा बीटा। बस बीटा की वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ो। अब इस सवाल को देखो, ये सवाल 2025 में पूछा गया सवाल। एक बार फिर वही मेलेस के नियम को लेकर के पूछा गया सवाल। सोचो मेलेस के नियम पर कितने सारे सवाल पूछ चुका है वो। आओ देखो, अध्रुवित प्रकाश जिसकी तीव्रता आई नोट है, यहां देखो आई नोट लिया अपन ने, दो समाक्षीय पोलरॉइड P1 और P2 से होकर गुजरता है। P2 का पारगमन अक्ष P1 के सापेक्ष 30 डिग्री घुमाया जाता है। P2 से पारगमन के बाद प्रकाश की तीव्रता क्या होगी? मतलब ये आई अपन से पूछ रहा है। थोड़ी ही देर पहले अपन सोल्व करके आए भाई, इसका आंसर थर्ड होगा। सोचो, मतलब दो सवाल हैं जो दो बार रिपीट हो गए हैं, दो बार रिपीट हुए हैं, मतलब डाटा भी चेंज नहीं है, समझो। आओ एक बार फिर बता देता हूं। यहां ये अध्रुवित प्रकाश है जिसकी तीव्रता आई नोट है, तो यहां तीव्रता आई नोट बाई 2, एंगल यहां 30 डिग्री। बताओ निर्गत तीव्रता आई इक्वल टू आई नोट बाई 2 और वही कॉस स्क्वायर और 30 डिग्री, यकीन करो वही 3/8 और आई नोट होगा, और यही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ो। अब इस सवाल को देखो, ये सवाल आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछा जा चुका है। सवाल पढ़िए। सवाल कुछ इस तरीके से है, एक अभिदृश्यक लेंस जिसका अर्धकोणीय द्वारक थीटा है को लैम्डा तरंगदैर्ध्य के प्रकाश द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रतिदर्श तथा अभिदर्शक के मध्य के माध्यम का अपवर्तनांक n है, जिसको अपन म्यू बोलते हैं। इस प्रकाशिक निकाय की पार्श्व विभेदन क्षमता किसके द्वारा नहीं बढ़ाई जा सकती? विभेदन क्षमता मतलब रिजॉल्विंग पावर किसके द्वारा नहीं बढ़ाई जा सकती? तो देखो, हमें ये पता होना चाहिए कि प्रकाशिक यंत्र, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब आप तो सूक्ष्मदर्शी लीजिए, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता के लिए एक सूत्र हमें पता होना चाहिए, और रिजॉल्विंग पावर यानी कि विभेदन क्षमता समानुपाती होता है म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा के। क्योंकि पूरा सूत्र लिखने की भी जरूरत नहीं है, वैसे पूरा सूत्र जो होता है रिजॉल्विंग पावर इक्वल टू 2 म्यू साइन थीटा अपॉन 1.22 लैम्डा, कुछ इस तरीके से लिया जाता है। पर ये सब कांस्टेंट है, तो अपन ने लिया है रिजॉल्विंग पावर समानुपाती म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा। बस म्यू की जगह इसने एन बोला है, तो हम कह सकते हैं एन साइन थीटा अपॉन लैम्डा। अब बताइए, रिजॉल्विंग पावर को इंक्रीज करने के लिए वास्तव में एन को इंक्रीज करना होगा, थीटा को इंक्रीज करना होगा, लेकिन लैम्डा को डिक्रीज करना होगा, और ये
क्या पूछ रहा है? विभेदन क्षमता किसके द्वारा नहीं बढ़ाई जा सकती? तो बढ़ाने के लिए तो वास्तव में एन बढ़ाना पड़ेगा, थीटा बढ़ाना पड़ेगा और लेमडा घटाना पड़ेगा। अब यहां हो देखो, लेमडा तथा थीटा दोनों को घटाकर, वास्तव में ये स्टेटमेंट गलत, तो सही आंसर ये होगा। ऐसे नहीं बढ़ा सकते, लेमडा को घटाना पड़ेगा, थीटा को बढ़ाना पड़ेगा। चलो एक बार और देख लो, नीचे वाला भी, लेमडा को घटाकर बिल्कुल सही, थीटा को बढ़ाकर बिल्कुल सही, थीटा और एन दोनों को बढ़ाकर बिल्कुल सही, लेमडा को घटाकर एन को बढ़ाकर बिल्कुल सही। मतलब ऐसे नहीं बढ़ा सकते, तो भाई इसका जो सही आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, मतलब आंसर इसका फर्स्ट होगा। और रिजोल्विंग पावर बढ़ाने के लिए ये सही, ये सही, ये सही, लेकिन ये गलत, तो इसका सही आंसर फर्स्ट होगा। आगे बढ़ो। इस प्रकार ये सवाल कंप्लीट हुए। तो यहां एक चीज हमें जो देखने को मिली वो ये कि वास्तव में इस यूनिट से वाईडीएससी वाला टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और देखो, एग्जाम चाहे कोई सा भी हो, चाहे नीट का हो, जेई का हो, ग्रेड सेकंड का हो या ग्रेड फर्स्ट का हो, इस यूनिट को लेकर के 4 ही पॉइंट हैं या 4 जगह है जहां से वो सवाल पूछता है। पहला वाईडीएससी, दूसरा डाइफ्रैक्शन यानी कि विवर्तन, जहां सिंगल स्लिट की बात करता है वो, और फिर पोलराइजेशन, और उसके बाद में रिजोल्विंग पावर और रिजोल्विंग लिमिट। चलो ठीक है, अब अपन मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले पेपर के साथ, अगले किसी यूनिट के साथ। ठीक है, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण भगवान की जय। थैंक यू।